मेरी तस्वीर को देखा तो कहा लोगों ने, इसको ज़बरदस्ती हँसाया गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़रख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तूं दुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तूं दुआ, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। तुमने मेरे खिलाफ जाकर क्यों ऐसा काम किया? फाइक साहिब ने अपने सामने सर उठाकर बैठे एलियार की आंखों में देखा। उन्हें किसी भी नदामत के बगैर संजीदा निगाहों से देख रहा था। मैंने पहले ही कह दिया डैड, मेरा पर्सनल मैटर है ये, इस बात को छोड़ ही दें। एलियार ने बस इतना कहकर उन्हें भड़काया था। ये तुम्हारा कभी भी पर्सनल मैटर नहीं रहा है एलियार। वो उसके सामने बैठे अब भी बहुत गुस्से में थे। आपको एतराज किस बात पर है? आपने ही तो कहा था कि इसे इस मुकाम तक लाओ कि वो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सके। जो तुम कहो बगैर किसी चूं चरा के मान ले। तो अब ऐसा क्या हो गया? एलियार अब हर एक लफ्ज से उनके गुस्से को भड़का रहा था। तुम? वो कहते कहते रुक गए। एलियार ने संजीदगी से उनका चेहरा देखा। उसे लग रहा था जैसे वो उससे कुछ कहते कहते रुक गए थे। तुम्हें मालूम है समीन के निकाह के बारे में? इस बार वो अपने गुस्से को दबाकर पूछ रहे थे। अच्छे से जानता हूँ समीन के निकाह के बारे में, और ये भी जानता हूँ उसका निकाह मुझसे हुआ है। वो मेरी बीवी है और मैं उसका शोहर। उसके सुकून से बोलने पर फाइक झटके से सीधे हो गए। मुबीन ने बताया था तुमको? उनकी पेशानी पर 1000 बल पड़ गए। डैड, जब मेरा निकाह समीन के साथ हुआ था उस वक्त मैं 11 साल का था, एक समझदार बच्चा। अब वो दूर नहीं रहा। आप अपने बच्चों से सब छुपा सकते हैं। उन्हें यकीन हो रहा था कि वो सब याद रखे हुए था। वो वाकई बहुत ज़हीन था, बहुत ही स्मार्ट। उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। एलियार उस मुस्कुराहट का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो फिर अब कुछ सौदे में फिर बदल दूंगा। वो टेबल से सिगरेट के पैकेट को उठाते हुए उसमें से सिगरेट निकालने लगे। चाहिए? उन्होंने सिगरेट का पैकेट एलियार की तरफ बढ़ाया। एलियार ने बस नाम में सर हिलाया। ले लो, मुझे मालूम है तुम अब भी सिगरेट पीते हो। वो मुस्कुराए तो वो बुरी तरह से जल गया। जी मुझे मालूम है, आप अच्छे से मेरी खबर रखते हैं, बट अभी नहीं। वो संजीदा सा ही था। फाइक जानते थे कि उनके सामने ही क्या वो घर वालों के सामने कभी सिगरेट नोशी नहीं करता, इस वक्त भी नहीं करेगा। उन्होंने इत्मीनान से सिगरेट सुलगाते हुए सोफे की बैग से पुश्त लगा दी। कैसी फेर बदल चाहते हैं आप? एलियार वो बात जल्दी से जानना चाहता था जो उसे बेहद बेचैन कर रही थी। यही कि अब समीन की रुखसती तुम्हारे साथ होगी। ये छुपी शादी दुनिया पर जाहिर होगी। धुआं मुंह से निकालते हुए उन्होंने एलियार को हैरान कर दिया। व्हाट? उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो पागल हो गए हों। मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की। पहले ये तय था तुम समीन को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करोगे, और जब मुझे यकीन हो जाएगा कि समीन तुमसे मोहब्बत करने लगी है तो तुम आराम से उसे छोड़ देना। लेकिन तुमने ये जो हरकत की है, अब इसका यही हल है। उनके इत्मीनान में कोई फर्क नहीं पड़ा था। धुआं छोड़ते वो बड़े सुकून से उसे देख रहे थे। मगर आपने मुझसे वादा किया था। एलियार ने होंठ भींच कर उन्हें देखा। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ, मगर जो कुछ भी तुमने किया है इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। मैं नहीं चाहता उसके असरात कल को दुखे और मुबीन मुझसे सवाल करे कि मैंने उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों होने दिया। बहरहाल मैं उसका मान नहीं तोड़ सकता जो वो अपनी बेटी पर करता है। वो जो कुछ कह रहे थे एलियार बस खामोशी से सुन रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम समीन से मोहब्बत का ड्रामा खेलोगे और इस मुकाम पर लाओगे जहां तुम्हारी जुदाई से वो तड़पे, सारी जिंदगी अपने शोहर को किसी और की मोहब्बत में गर्क देखे। वो बोलते बोलते चुप हो गए। बहुत से अजियतनाक मरहले से गुजर कर वो यहाँ तक पहुंचे थे। एलियार उन्हें अफसोस से देख रहा था। नफरत भरे जज्बात कैसे एक इंसान को सारे रिश्ते भुला देता है। जैन की वसीयत के मुताबिक तुम्हारी शादी उसी से हो सकती है जिससे मैं चाहूँ, वरना तुम्हारी माँ और तुम्हें सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। और तुम इसीलिए मेरी बात मान गए कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है। मुझे कोई एतराज नहीं। बस अब तुम्हारी रुखसती उस लड़की से पहले समीन से होगी। उन्होंने सिगरेट का टुकड़ा एश ट्रे में मसला।
और उस रुखसती के बाद बस वही सब खत्म हो जाएगा। तुम अब समीन को हाथ भी नहीं लगाओगे। वो अब मुझे कभी भी तुम्हारे साथ नहीं दिखनी चाहिए, वरना मैं वो कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी आंखों की नफरत एहलियार के दिल में उतर गई। उसे नफसियाती मरीज लगे, नफरतों से ढके, सारी अकल भुलाए, अपनी ही बेटी की खुशियों के दुश्मन। तुम समझ रहे हो ना कि क्या कह रहा हूँ? तुम उसके आसपास भी मुझे कभी नजर मत आना। उसे फिर से शीशे में उतारने की कोशिश भी मत करना एहलियार। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है और इसे धमकी समझने की गलती भी मत करना। तुम जो अब तक उसके इर्द गिर्द नजर आए, उसे यहाँ तक ले आए, ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने चाहा, मगर अब वो बस उन्हें देख रहा था। फिर बहुत सर्द आवाज में बोला, और अगर मैं आपकी बात मानने से इनकार कर दूं तो? उसकी बात पर वो मुस्कुराए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें तो मैं अजियत देने की सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी औलाद से बाहर करो बस। मैं वो जरा सारा के एहलियार की सांस रुकी। मैं समीन को जिंदा दरगोर कर दूंगा और मैं ऐसा ही करूंगा, ये तुम जानते हो। वो बाप नहीं, कोई सफाक इंसान थे जिन्होंने आज साबित कर दिया था। आप समीन के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। एहलियार भड़क कर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। पता नहीं क्यों एली, मुझे लगता है समीन ही वही लड़की है जिसे तुम चाहते हो। एहलियार का चेहरे का रंग बदला था। दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। गलत फहमी है आपकी। आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उनकी बात झुठलाकर वो सर्द और सपाट तासुर के साथ बोला, यस, बस मुझे यही लगता है वो लड़की समीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोबीन कभी भी समीन से गाफिल नहीं रहा। वो जैसे बुरबुरा कर रह गए। एहलियार ने शहादत वाली उंगली से अपनी कनपट्टी खुजलाई। खैर, ये जो बात हुई है इसे यहीं तक रखना। हमेशा की तरह निगार को कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। वैसे निगार को कैसे मनाओगे? वो अब पुरसुकून से नजर आने लगे थे। ये मेरा दर्द-ए-सर है। बस आप समीन को कुछ नहीं कहेंगे और ना ही वो उनसे बोला तो वो मुस्कुरा दिए। डोंट वरी, उसे मारकर इस अजियत को कैसे देख पाऊंगा जो मेरे दिल को सुकून देगी। एहलियार की बर्दाश्त खत्म हुई थी। वो तेजी से जाने के लिए मुड़ा। एक मिनट, इस बार मुझे तुम्हारे साइन चाहिए। एहलियार फिर से मुड़ा था। ये लो पेपर और इस पर साइन करो ताकि कल मुझे समीन से तुम्हें तलाक दिलवाने में आसानी हो। वो एक पेपर टेबल पर रखे उसके मुंतजिर थे। मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूंगा। उनकी तरफ देखते हुए उसका इरादा अटल था। घबराओ मत, इस पेपर पर बस इतना लिखा है, तलाक का हक बस समीन के पास होगा। तुम उसे कभी तलाक नहीं दे सकते। एहलियार पूरे गुस्से से टेबल तक आया था। फिर पेपर उठाकर उसने खूब घसीट कर साइन किए थे और उसके बाद वो रुका नहीं। तेजी से स्टडी रूम से निकलता चला गया। उसके जाते ही फाइक साहिब सोफे पर ढह गए। ये जरूरी था एहलियार, तुम सब के लिए। उन्होंने दुख से कहकर अपना हाथ देखा जो समीन के फूल से गाल पर पड़ा था। उनकी आंखों में जो कुछ भी था वो समीन और एहलियार अगर देख लेते तो बहुत ही अनहोनी बात होती इन दोनों के लिए। मैडम, बड़े साहिब आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। निगार अभी कुछ देर पहले ही अपने बिजनेस टूर से वापस आई थी और अपने रूम में आराम फरमा रही थी कि मुलाजमा ने उनके रूम में आकर उन्हें फाइक साहिब का पैगाम दिया था। इस वक्त उन्होंने घड़ी में टाइम देखा था। शाम का वक्त होने वाला था और इस वक्त फाइक ऑफिस में होते थे। फाइक आज ऑफिस से जल्दी आ गए। वो अपने बिस्तर से उठते हुए मुलाजमा का चेहरा देख रही थी। बड़े साहिब तो ऑफिस में नहीं गए। उनके लिए वाकई ताज्जुब आवर खबर थी कि फाइक ऑफिस नहीं गए, वरना आज तक उन्होंने कभी भी ऑफिस मिस नहीं किया था। सर 2 दिन से ऑफिस नहीं गए हैं और मैडम छोटे साहिब 2 दिन से घर नहीं आए हैं। व्हाट? और तुम अब मुझे बता रही हो? वो झटके से खड़ी हो गई। अपना मोबाइल उठाकर फौरन एहलियार का नंबर निकाला। नंबर निकालते निकालते वो कुछ सोच कर रुकी थी। समीन कहाँ है? उन्होंने फौरन पूछा। आवाज मशकूक थी। जी वो तो घर पर है, मगर शायद मरीज है। अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। आज नीलम मैडम आई तो जबरदस्ती अपनी तरफ ले गई हैं। अब वो वही है। मुलाजमा अदब से उन्हें सब बता रही थी। अच्छा, ऐसा कैसा हो सकता है कि अच्छा तुमने इन 2 दिनों में कोई नई चीज नोट की है क्या? वो सोचते सोचते फिर पूछ बैठी। मैडम मालूम नहीं, सब नॉर्मल ही है। मैडम, न जाने मुलाजमा ने क्यों आंख चुराई जो निगार से मख्फी रह गया, वरना 1 मिनट भी नहीं लगाती सब पता करने में। मैडम मैं जाऊं? मुलाजमा ने जल्दी से भागना चाहा। वो मोबाइल पर एहलियार का नंबर मिला रही थी, इसलिए बस सर हिलाया। अगर मैडम को पता चल जाए कि छोटे साहिब ने
वो सोचते हुए उनके रूम से निकली थी। ये बात ना फाइक को मालूम थी ना निगार को कि इस घर के मुलाजिम छोटे साहिब के सबसे ज्यादा वफादार थे। इसलिए सब देखने सुनने के बाद भी आज तक निगार को कुछ मालूम नहीं हो सका। इधर निगार एलियार का नंबर मिलाकर उसके कॉल पिक करने की मुंतजिर थी। इधर से कॉल कट करके थोड़ी देर में टेक्स्ट आया था, मम्मी मैं आ रहा हूँ। बस इतना ही निगार सर झटक कर दुपट्टा गले में डालकर अपने रूम से बाहर निकल आई। नीचे आकर उन्होंने बहुत आहिस्ता से स्टडी रूम का दरवाजा खोला था। अंदर आते ही सिगरेट की नागवार बू ने उन्हें नाक सुकड़ने पर मजबूर किया था। अंदर फाइक अपनी मखसूस जगह पर बैठे सोचों में गर्क थे। एशट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरी हुई उबल रही थी और हाथों में भी सिगरेट दबा हुआ था। आज फिर माजी में उतरने का दौड़ा पड़ा है। कोफा से सोचकर उन्होंने भरकर स्टडी की सारी खिड़कियों के पर्दे खिसका कर खोल दिए। फाइक अब भी ऐसे खोले थे जैसे उनके अलावा वहां कोई और है ही नहीं। निगार अब आकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। सिगरेट उनकी उंगली में दबी जल जल कर आधी ही रह गई थी। इतनी सिगरेट नोशी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बैठते ही पैर पर पैर रखकर उन्होंने लापरवाही से उनको देखते हुए कहा था, सेहत चाहिए भी किस कम वक्त को। बिना उनकी तरफ देखे वो सिगरेट का लंबा कुछ ले चुके थे। ढेरों धुआं छोड़ते हुए उन्होंने निगार की तरफ देखा। सब कहने की बात है, ये जब नुकसान पहुंचाएगी तो सारे फलसफे धरे के धरे रह जाते हैं। अपने बालों को झटक कर उन्होंने जिंदगी की हकीकत बतानी चाहिए। ये छोटी सी सिगरेट क्या नुकसान पहुंचाएगी निगार मैडम, हमने तो बस इंसानों की फितरत से नुकसान उठाया है। उनकी तरफ देखते हुए वो हंसे थे। आंखों में उनकी अजीब सी कार थी। निगार उन्हें देखती रह गई। आज इस उम्र में भी अब भी उनके वही अंदाजे थे, वही लहजा, वही आंखों की काट। मैं यहाँ आपके फलसफे सुनने के लिए नहीं आई। क्यों बुलाया आपने मुझे? वो संजीदगी से उन्हें देख रही थी। मेरा फलसफा? वो जैसे खुद पर हंसे। फाइक मैं यहाँ बैठी हूँ तो बस मजबूरी से कि मुझे जानना है कि तुम्हें क्या काम पड़ा है। इस बार उनके जब्त की इंतहा थी। गुस्से से उनकी तरफ देखा। तुम और मजबूर? वो मुस्कुराए थे। निगार ने लब भींचे। तुम कभी भी मजबूर नहीं थी, ना आज ना कल। उनके तंज पर वो खड़ी हो गई। तुम्हें लगता है कि कोई बात नहीं करनी पड़े? अपने माजी की याद में इस औरत को याद करते हुए निगार अब खड़ी हो गई। किसी की तुंद बातें बर्दाश्त करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। चलो बैठो निगार, उन्होंने इस बार संजीदगी से कहा। वो चुपचाप बैठी थी। बहरहाल सुनना तो था ही कि फाइक को क्या काम पड़ गया। मैंने बताया था ना कि समीन का निकाह हो चुका है। वो फिर से दूसरी सिगरेट सुलगाने लगी। हाँ तो? उन्होंने गौर से उनका चेहरा देखा। मैं उसकी रुखसती कर रहा हूँ। क्या ये तो बड़ी अच्छी बात है। उनका फैसला सुनकर वो सारी नाराजगी भूल गई। इतनी आसानी से सर से बोझ उतरने वाला है। वो इस घर से जा रही है जिसे बर्दाश्त करना अब उनके नामुमकिनात में से था। लड़के से नहीं मिलोगी? वो बड़े पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराए। क्यों नहीं, जब आप कहें। वो जबरन मुस्कुराई। लड़के से मिलने की उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं थी, मगर आखिरी बार ये भी सही। अभी आने दो, एलियार से मिलवा देता हूँ, उन्होंने फिर से मुस्कुरा कर कहा। एलियार से क्यों? वो एली के साथ। वो बोलते बोलते चुप हो गई। क्या मतलब है आपका यहाँ? एली का क्या जिक्र? उन्होंने गुस्से से उनका मुस्कुराता चेहरा देखा। एलियार से अब तुम्हें अपने दामाद के रूप में मिलवाना है। तुम्हें समीन का शोहर है वो? बड़ी मासूमियत से कहते उनके सर पर धमाका कर चुके थे। क्या बेहुदा मजाक है ये? वो जबरे भींच कर खड़ी हो गई। तुम्हारा मेरा रिश्ता कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं मजाक करूं। ये सच है। एलियार समीन का शोहर है। उनके इत्मीनान में जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा एली मुझसे पूछे बगैर निकाह कर ही नहीं सकता। वो अब भी बेयकीन थी। तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी। जब उसका बाप जिंदा था उनके इत्मीनान में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सिगरेट के कश लेते हुए वो बस निगार के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देख रहे थे। आप उसके बाप नहीं फाइक? वो बीच में ही धारी। आई नो मैं उसका बाप नहीं, और तुम जैसी चालाक औरत को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं उसका बाप होता तो ये शादी ही कैसे हो सकती थी? उनके अल्फाजों ने निगार को भूंचा कर दिया। जैन ने ये निकाह कराया था? नो नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाना चाहते हो। उन्होंने बेयकीनी से इनकार में सर हिलाया था। एक मिनट, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास सबूत हैं। वो मुस्कुराकर सोफे से खड़े हो गए। कुछ दूरी पर दराज तक गए थे। वहां से एक कागज निकालकर वापस अपनी जगह आकर खड़ी निगार के हाथों में वो कागज का टुकड़ा थमाया था। जैन के साइन तो पहचानती हो ना? वो तंजिया मुस्कुराहट से उनके रंग बदलते चेहरे को देख रहे थे।
निगार आंखें फाड़े निकाह नामे को देख रही थी। मैं नहीं मानती इस निकाह नामे को। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मेरा एली बच्चा था। तुम लोगों ने कोई गेम खेला है उसके साथ। उन्होंने निकाह नामा उनके मुंह पर उछाल दिया। गेम? गेम ही हम नहीं, तुम खेलती हो निगार, तुम। उन्होंने एकदम से नफरत से उनका जबड़ा अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया। वो फटी फटी आंखों से पहली बार उनके ये अंदाज देख रही थी। तुम्हारे गेम से कैसी कैसी जिंदगी नहीं उजरी, दिलों को तबाह कर दिया तुमने, और तुम गेम खेलने का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। उन्होंने कहने के साथ उनके जबड़े को झटक कर एक झटका दिया था। वो पीछे की तरफ सोफे पर उलट गई। अब बाजी मेरे हाथ में है, अब तुम तमाशा देखोगे, वो भी अपनी बेबसी का, अपनी मजबूरी का। वो उन पर झुककर जहरीली आवाज में बोल रहे थे। मैंने आज तक कभी मजबूरी का लिबादा नहीं पहना, कभी बेबस नहीं हुई, समझे तुम? वो भी उन्हीं के अंदाज में उनको देखकर फनकारी। मालूम है मुझे कि तुम कैसे कैसे लबादे पहने खुद को छुपाए हो, और दूसरे तुम्हें अजीम समझता है। सब समझते हैं तुमने मजबूरी में मुझसे शादी की, एलियार के कहने पर। मगर मैं जानता हूँ तुम सिर्फ जैन की दौलत के लिए मुझसे शादी की, क्योंकि जैन अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गया है। क्यों? वो सोफे के हत्थे पर अपने हाथ रख कर उन पर झुके हुए जहर भरे अंदाज में मुस्कुराए। और उसी जायदाद को हथियाने के लिए तुम अपनी बेटी को मेरे बेटे पर थोप चुके हो, क्योंकि तुम जानते हो एलियार की शादी होने पर आधी जायदाद का मालिक उसकी औलाद बन जाएगी, और फिर तुम सब हथिया लोगे। फाइक सब सुनकर भी मुस्कुराते हुए सीधे होकर खड़े हो गए। तुम्हारी गलत फहमी है कि मुझे जायदाद हथियाने के लिए ऐसे प्रोपगेंडा आजमाने पड़े। मैं जब चाहूँ यूं तुम दोनों को इस जायदाद से खारिज कर दूं। वो चुटकी बजाते हकारत से निगार को देख रहे थे। हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए तुम सब करना चाहते हो। निगार उस पर चिल्ला उठी। बार बार मजबूरी का नाटक मेरे सामने तुम मत ही करो तो अच्छा होगा। उन्होंने हाथ उठाकर तपती निगाहों से उन्हें देखा। मैं एलियार से बात करूंगी, वो कभी भी राजी नहीं होगा, उसे कुछ नहीं मालूम। इस बार उन्होंने दूसरा हरबा आजमाया। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो निगार, मगर मेरी नजर में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। उनकी तंजिया बातें निगार दांत पर दांत रखे उन्हें घूर रही थी। एलियार को शुरू से सब मालूम था। वो जानता था समीन उसके निकाह में है, वरना तुम खुद अपने बेटे को अच्छे से जानती हो निगार, वो उसकी बीवी थी, वरना वो किसी भी गैर लड़की से यूं बेतकल्लुफ नहीं होता। अगर समीन मेरी बेटी ही क्यों ना होती, समीन उसकी महरम थी, इसलिए वो उससे दोस्ती कर बैठा। वो उसका मिलना, यूं हक जताना, रातों को उसके साथ तन्हा घूमना, बातें करना। तुम इतना तो समझ ही सकती थी कि समीन से वो क्यों इतना क्लोज था। वो लगातार बोलते हुए अब भी तंजिया मुस्कुरा रहे थे। निगार वाकई चुप हो गई। इतनी अहम बात वो कैसे भूल गई? एलियार सच में किसी लड़की से बेतकल्लुफ नहीं होता। उनकी आंखों में कितने मंजर नाचे थे। समीन के साथ हंसना, बातें, मजाक, उसका हाथ थाम लेना, और उस रात तो वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे तो एलियार सब जानता था। और अगर समीन से तो वो फिर वो लड़की जिसे वो मोहब्बत करता है, उसका क्या? वो एलियार है, किसी को धोखा नहीं दे सकता, अपनी मोहब्बत को तो हरगिज नहीं। इस बार उनके दिल को सुकून मिला था। तुम कुछ भी कह लो, वो उससे हमदर्दी कर बैठा है, मगर मोहब्बत नहीं। जरूर तुमने उसे वरगलाया होगा, मगर वो कभी भी इस शादी पर राजी नहीं होगा। देख लेना। निगार अब नॉर्मल होकर उनसे बोली थी। बेशक वो किसी और से मोहब्बत करता है, और मैं मानता हूँ, मगर आई एम रियली सॉरी टू यू कि वो रुखसती के लिए राजी है, और अगले हफ्ते में उसकी शादी कर रहा हूँ पूरी दुनिया के सामने। अब सबको पता चल जाएगा कि समीन एलियार जैन अली की बीवी है। वो एक बार फिर उनको भड़का चुके थे। निगार बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। आपको एलियार की जिंदगी की कोई परवाह नहीं? फाइक इस बार संजीदा हो गए, और कुछ बोले बगैर उन्होंने दोबारा सिगरेट का पैकेट उठाया। दिखा दी ना अपनी औकात, बता दिया ना कि सौतेला रिश्ता सौतेला ही रहेगा। वो जाहिल औरतों की तरह ताने पर उतर आई। तुम जो भी कहो, मेरा फैसला तुम्हें मानना ही पड़ेगा, वरना दूसरी सूरत मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस घर और जायदाद से निकालने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। और मेरे ख्याल में ये बात तो तुम्हारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी। अपनी बात कहकर वो रुके नहीं थे। तेज कदमों से स्टडी रूम से निकलते चले गए थे, पीछे निगार को नफरत की आग में झुलसता छोड़कर। भाभी मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर नीलम से कहते हुए उनके पास आ उठी थी। हाँ जाओ,
आराम करो, 2 दिन में ही देखो चेहरा कैसा जर्द जर्द सा हो गया है। जाओ आराम कर लो। नीलम उसका गाल प्यार से थपक कर बोली। समीन बहुत मुश्किल से मुस्कुराई। भाभी ने आते ही साथ उसे जबरदस्ती उसके कमरे से निकाल कर अपनी तरफ ले आई थी। बड़ी माँ और नीलम ने उसका मुरझाया सा बीमार चेहरा देखकर फिक्रमंदी से वजह जाननी चाहिए थी। अब समीन वजह क्या बताती, बस इतना कहा था वापसी में वो बीमार हो गई थी, इसलिए ऐसी हालत है। वो लोग तो इतने जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, मगर वो सख्ती से इनकार कर गई और जबरदस्ती हंसते मुस्कुराते इतनी देर से वो वहाँ किस दिल से बैठी थी वही जानती थी। दिल में आग सी लगी थी। मोहब्बत में दिए गए धोखे से जख्मों से ठेसें सी उठ रही थी, मगर चेहरा पुरसुकून था और किसी को पता भी नहीं चला वो कैसे कैसे जख्म खा कर बैठी है। मोहब्बत ने उसे सरापा लूट लिया है। अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं फाइक साहिब की बात पर यकीन नहीं था। वो सब एहलियार के मुंह से सुनना चाहती थी, जो 2 दिन से गायब होकर उसका एतबार चटखा रहा था। इन 2 दिनों में उसने एक बार भी उसका हाल नहीं पूछा, एक बार भी उससे मिलकर सफाई नहीं देनी चाहिए। बस एक बार, सिर्फ एक बार वो उसके मुंह से सच सुनना चाहती थी, जो उस रात फाइक साहिब के होंठों से सुना था। मगर वो तो मुंह छुपाए हुए ना जाने कहाँ गुम था। वो सर झुकाए सोचों में उलझी आहिस्ता आहिस्ता चलती अपने पोर्शन में आई थी। अब उसकी बदकिस्मती ही कहो या अभी और जख्म खाने थे कि उसी वक्त स्टडी रूम से निकलती निगार ने उसे देख लिया था, जो फाइक साहिब से सब सुनकर ऐसा आतिशफिशा बनी थी, बस फट जाना चाहता था। समीन पर निगाह पड़ते ही वो तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ी थी। समीन उन्हें अपनी तरफ यूं खतरनाक तेवर लेकर आते देखकर ऐसी खौफजदा हुई कि जहां थी वहीं ठहर गई। निगार बहुत बिफड़ी हुई लग रही थी और इससे पहले वो कुछ समझती, उन्होंने उसके करीब आते ही उसका बाजू खींचकर अपने मुकाबिल में करते हुए उसके मुंह पर खींचकर एक थप्पड़ दे मारा था। उनके थप्पड़ से समीन को शौक लगा था। सिर्फ समीन को ही नहीं, 2 दिन के बाद घर में दाखिल होते एहलियार को भी वो थप्पड़ बुत बना गया। जलील औरत की जलील बेटी, दिखा दी ना अपनी औकात। वो बोली नहीं थी, फनकारी थी। समीन को उनके थप्पड़ से ज्यादा उनके अल्फाज ने तकलीफ पहुंचाया था। गाल पर हाथ रखकर वो डबडबाई आंखों से उनकी सुरख आंखों में देख रही थी। एहलियार ने आंखें बंद करके सरापा अफसोस और दुख से सर हिलाया। अब नया मार्का वो अपनी मोहब्बत के पाने के लिए कितनी आजमाइशों से गुजरेगा। अल्लाह तू ही मुझे हौसला दे। आसमान की तरफ देखकर उसने दिल से दुआ की। अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी जैसी लड़कियों की फितरत, पहले खुद को 7 पर्दों में छुपाए रखती हैं और जहां उन्हें अपना शिकार मिलता है वो सारे पर्दे हटाकर अपनी औकात दिखाने लगती हैं, और वही तुमने किया। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बेटे के साथ इश्क लड़ाते हुए? पर्दा करती थी ना तुम, फिर कैसे उसके साथ तन्हाइयों में मिलती थी? क्यों उससे बातें करती थी? क्यों उसे छूने देती थी? वो पूरी आवाज से समीन के ऊपर चीखो चला रही थी। घर के मुलाजिम तक जमा होने लगे थे। समीन गाल पर हाथ रखे उनके चेहरे को बस देख रही थी। वो सही तो कह रही थी कि किस रिश्ते से उसने एहलियार के साथ रिश्ता बना डाला। आज वो रुसवा हुई है तो इस रुसवाई का सबब वो खुद थी। एहलियार ने खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करना शुरू किया। यही पेशा है ना तुम्हारा, तुम्हारी माँ का भी यही था ना? कितनों के साथ ऐसे खेल खेल कर आई थी कि इतनी जल्द मेरे बेटे को फंसा लिया। और बड़ी हकारत से बोलती उसे कीचड़ में धकेल रही थी। समीन ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकी दबाई। इस बार एहलियार बर्दाश्त ना कर सका। वो तेजी से चलकर उनके पास आया था। एहलियार को देखते ही समीन ने उस उम्मीद से उसे देखा शायद वो उसकी मोहब्बत का मान रख ले, मगर वो तो निगाहें चुराकर निगार का बाजू थाम चुका था। बस यही निगाह चुराना समीन को सब समझा गया। दिल के जैसे 100 टुकड़े हुए थे। वो बस उसकी पुश्त देख रही थी, जिसने साथ निभाने के कितने दावे किए थे, और आज बस यही उसका दिल रुक रुक कर चलने लगा। मम्मी आप चले यहाँ से, मैं समझाता हूँ सारी बात। उसने तहम्मुल से निगार का बाजू थाम कर वहां से ले जाना चाहा। खबरदार जो तुम उसके हमायती बने। वो चला कर उसके हाथ से बाजू छुड़ा चुकी थी। बहुत सहली तुम्हारी दोस्ती, अभी के अभी और इसी वक्त कहो मुझसे तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो या नहीं। वो इतना बड़ा इम्तिहान लेगी, उससे उसका एहलियार को गुमान भी नहीं था। सारे मुलाजमीन हैरान खड़ी वहां आ चुकी नीलम और सीढ़ियों के ऊपर खड़े फाइक साहिब। एहलियार बेबसी के इंतहा पर थे। करे तो क्या करे? अगर वो सच बताए तब भी समीन को जरर पहुंचेगा, और अगर नफी करे तो भी समीन का ही दिल जख्मी होगा। वो जैसे दोराहे पर आ चुका था। एली मुझे तुमसे जवाब चाहिए, अभी और इसी वक्त, वरना अपनी माँ को भूल जाना।
निगार के लहजे में आग बरस रही थी। एलियार ने बुत बनी समीन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में यही सवाल था कि क्या वो उसे मोतबर करेगा, क्या वो अपने वादे की वफा करेगा। नहीं, उसके मुंह से सरसराते हुए नहीं निकला था। आंखें समीन की बुझती आंखों से जा मिली और वो यही पर बस नहीं हुआ था। मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ जो मुझे 17 साल की उम्र में मिली थी, जिससे मैं आज तक मोहब्बत करता आ रहा हूँ, जिसका मैं दीवाना हूँ, जिसके दम से ही मेरी धड़कनें चलती हैं, और अगर जो मुझे नहीं मिली तो मैं शायद मर ही जाऊंगा। उसका किया गया एक एक इजहार समीन के दिल में सब तीर की तरह लगा था। आंसू तो आंसू, सांसें भी जैसे थम गई। इतना बड़ा फरेब, उसका दिल, उसका जिस्म तक लूट कर यूं उसकी रूह निकाल कर उसे मार डालेगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सच में उसके बाप के साथ उसका सौदा कर चुका था। वो एक खिलौना थी उसके लिए। समीन की पथराई आंखों में देखते हुए उसके सारे सवाल एलियार ने साफ साफ पढ़े थे। कसम टूट गई, अहद दम तोड़ गया। वक्त ने उसे धोखा दे दिया। कभी उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था, सच्चाई नहीं बताना चाहता था। इससे अहद किया था और आज एलियार की आंखें झुक गई, वरना आंखों में आई नमी सारे राज खोल देती। इसका जवाब सुनकर निगार के कलेजे में ठंडक पड़ गई। वही ऊपर खड़े फाइक साहिब के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट रेंगी थी। उन्होंने अपना कान खुजलाकर निगार के मुत्तमिन अंदाज देखे। एलियार ने फिर से सर उठाकर समीन की तरफ देखा, जिसने तकलीफ से आंखें बंद करके खोली थी। क्या नहीं था इन आंखों में? मान टूटने का गम, एतबार जख्मी होने की कुर्चियां। एलियार ने फिर से निगाहें झुका ली। सुन लिया तुमने? मेरा बेटा तुमसे हमदर्दी तो कर सकता है, मगर मोहब्बत नहीं। और अगर अब भी कोई शर्मो हया बची है तो जाओ किसी कुएं में जा कूद जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। निगार फिर से उस पर झपटी थी और इससे पहले वो समीन को मारती, एलियार उनके बीच आ गया। आप समीन को हाथ भी नहीं लगा सकती। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा मम्मी कि कोई इसे नुकसान पहुंचाए। निगार ने ताज्जुब से अपने बेटे को देखा था। वो आखिर चाहता क्या था? मैं आज मार डालूंगी इस लड़की को। वो गुस्से से पागल होकर आगे बढ़ी। एलियार ने फौरन समीन को खुद से लगाकर अपने हिसार में ले लिया। सबकी आंखों में हैरत थी, मगर समीन उसके छूते ही ऐसा लगा जैसे वो गुलाजत में धंस गई हो। हाथ भी मत लगाना मुझे, चला कर कहती। पूरी नफरत से उसने एलियार के सीने पर हाथ रखकर उसको धक्का दिया था। वो अचानक मिले इस धक्के से पीछे की तरफ लड़खड़ाया। एलियार तो क्या, खुद सब भौंचा कर रह गए। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना एलियार जैन अली, वरना तुम्हारे हाथ काट दूंगी। अपनी उंगली उठाकर वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर शेरनी की तरह गराई थी। उसकी आंखों की नफरत एलियार के काबिल कबूल नहीं थी। वो साकत सा वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू, नफरत से सुर्ख होता चेहरा। एलियार का दिल इस नफरत के पहले ही वार से जख्म जख्म हो गया। पहली मोड़ पर उसकी मोहब्बत, उसका एतबार इतना हल्का निकला था। उसकी आंखों में चुभन भरने लगी। समीन उसे ऐसे ही बेतहाशा नफरत से देखती मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भागी थी, मगर आंखों में आए आंसुओं से सारे मंजर धुंधला गए। वो चकरा कर सीढ़ियों की रेलिंग थाम कर रुकी थी। ऐसा लग रहा था पूरा घर घूम गया हो, सांस रुक रही हो। बाबा! उस लम्हे सिर्फ उसे अपने वही मेहरबान बाबा याद आए। फाइक साहिब से उसकी गैर होती हालत छुपी नहीं रही थी। वो तेजी से आगे बढ़े थे ताकि उसे संभाल सके, और इससे पहले कि वो भरकर उसे थामते, समीन वहीं सीढ़ियों से लड़क कर खुद को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा देती। एलियार पूरी रफ्तार से दौड़ता आकर उसे संभाल चुका था। फाइक सीढ़ियों पर ठहर गए। समीन! एलियार उसे बाजुओं में संभाले परेशानी से चीखा था, मगर उसकी आंखें बस उसे देखते हुए बंद हो गई थी। वो उसके बाजुओं में झूल गई थी। उसे बेहोशी में जाता देखकर दूसरे ही पल वो उसे अपने बाजुओं में उठाकर बाहर की समत भागा था। वहां मौजूद सभी अफराद जहां थे वहीं खड़े रह गए। मुझे ये समझ में नहीं आता, आखिर ये सब क्या है? ऐसा फैसला लेते हुए जैन मामू को आइंदा के बारे में भी सोचना चाहिए था। नीलम बड़ी माँ के साथ बैठी बहुत अफसोस से बोली थी। अपनी आंखों से देखने के बाद और सब कुछ जानने के बाद वो भी अब बहुत परेशान थी। एक तरफ समीन की फिक्र, दूसरी तरफ एलियार का भी ख्याल था। उसने सोचकर ही फैसला किया होगा। बड़ी माँ बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। नीलम के मुंह से सब सुनकर वो तो सदमे में थी। समीन का बेहोश होना और उनका एलियार कैसे सब सह पाएगा? आपको लगता है एलियार इस लड़के को भूल पाएगा? फिर ये जुल्म नहीं समीन के साथ? साकिब के सवाल पर उन्होंने निगाहें चुरा ली। साकिब जो फार्म हाउस से कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, अब बड़ी माँ को गौर से देख रहे थे।
उन्होंने जानबूझकर यह सवाल किया था। जुल्म नहीं, बहुत बड़ा जुल्म। एहलियार तो इस टाइप का बंदा है ही नहीं। मुझे तो बस निगार मामी पर गुस्सा आ रहा है। इस सब में बेचारी समीन का क्या कसूर? ले दे के उसे सब सुना डाला। कैसे मुरझा सी गई है वो। नीलम अभी के अभी समीन के पास से आई थी और उसकी लुटी पुटी हालत देखकर वो बहुत परेशान थी। समीन कैसी है आप? बड़ी माँ ने बड़ी फिक्रमंदी से पूछा था। जी अब ठीक है, मगर एकदम चुप हो गई है। नीलम के बताने पर उन्होंने गहरी सांस ली। एली कहाँ है? साकिब ने कल से उसे घर में नहीं देखा था, इसलिए पूछ बैठे। मेरी बात हुई थी, ठीक है। बड़ी माँ के बोलने पर साकिब और नीलम ने एक दूसरे को देखा। आप अंकल से बात क्यों नहीं करती? बड़ी माँ की जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे, वो सब जानते हैं। फिर भी अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ क्यों रुखसत कर रहे हैं जो उसे चाहता नहीं? ऐसी शादी कैसे चल सकती है? नीलम ने इस बार अपने दिल की बात कही। वो कुछ नहीं बोली, बस सोच में डूबी हुई थी। बड़ी माँ, अगर एलियार की जगह कोई और होता तो मैं कहती समीन जैसी हसीन और नेक लड़की को पाकर सब भूल जाएगा, मगर अपना एलियार, क्या वो कबूल कर लेगा उसे? नीलम ने बड़ी माँ को आइंदा के हालात से खबरदार करना चाहा। एलियार खुद राजी है तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह भला करने वाला है। नमाज का वक्त हो रहा है, तुम लोग भी पढ़ लो और अल्लाह से भले की उम्मीद रखो। वो बस इतना कहकर आहिस्ता से उठती अपने कमरे की तरफ भाग गई। साकिब को पता नहीं क्यों लगा जैसे वो सब जानती हो, मगर अभी खामोश थी। आप क्या सोच रहे हैं? आप ही कुछ करें ना। नीलम ने उन्हें सोच में डूबा देखकर पूछने के साथ इल्तिजा भी की थी। कुछ नहीं सोच रहा, जो होगा देखा जाएगा। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। वो सारी सोचें झटक कर उठ गए। नीलम बस गहरी सांस लेकर अपने मियाँ को जाते हुए देख रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो फाइक साहिब ने लैपटॉप से सर उठाए बगैर यस कहा था। वो समझे थे मुलाजिम कॉफी लेकर आया है, जिसे कुछ देर पहले कॉफी लाने को उन्होंने कहा था। कोई उनके रूम में दाखिल हुआ तो उन्होंने टाइप करते हुए बस इतना कहा, टेबल पर रख दो। मगर इधर से क्यों? यस या जी वाला लफ्ज ना सुनकर उन्होंने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। सामने खड़ी हस्ती को उन्होंने कुछ ताज्जुब, कुछ संजीदगी से देखा। हाथों की उंगलियों को मसलती उजरी उजरी सी परेशान सी समीन। इन 4 दिनों में वो लग ही नहीं रहा था वही समीन है जिसके चेहरे पर एलियार की वजह से गुलाब खिल रहे थे। क्या बात है? कुछ कहना है? चाहकर भी वो सख्त ना बन सके। उनकी आवाज नरम ही थी और समीन की उस नरमी ने हिम्मत बंधाई थी। सर उठाकर उन्हें देखा। मुझे एलियार से शादी नहीं करनी, वो बोली तो उसकी आवाज ही नहीं, उसकी टांगें भी लर्ज रही थी। कितनी मुश्किलात का सामना करके वो उनसे कुछ कहने आई थी। वजह? उनकी आवाज ही नहीं, चेहरा भी बेतासुर हो गया। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, बस एलियार से नहीं। समीन ने इस बार छलक पड़ी आंखों से उनके आगे हाथ जोड़ा। किसी और के काबिल छोड़ा है तुमने खुद को? समीन को लगा उन्होंने उस पर तेजाब उंडेल दिया हो, वो जैसे जमीन में गाड़ी गई हो। मगर फिर भी आज वो सारी हिम्मत जमा करके उनकी टेबल तक आई थी। फाइक साहिब अपने होंठों पर उंगलियां रखे बस उसे देख रहे थे। ये क्या कर रही हो? उसे एकदम से अपने पास कदमों में बैठा देखकर उन्हें झटका लगा था। उन्होंने तेजी से वहां से उठना चाहा। समीर ने उनके पैर पकड़ लिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मैं हूँ इसी काबिल, मगर खुदा के वास्ते बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बख्श दे। बस एक बार मुझे माफ करके मुझे इस अजियत से निजात दे दे। उनके कदमों से लिपटी बैन करती, फरियाद करती। अब वो समीन नहीं रही थी, फाइक के लिए किसी और की शबीह बन गई। खुदा के वास्ते फाइक, बस एक बार मेरी सुन ले, मुझे सफाई का मौका दे। फाइक, मैं मर जाऊंगी आपकी नफरत से। उनके कानों में कोई चीखने लगा था। उनकी आंखों में सारे माजी के सारे मंजर रोशन हो गए। उन्होंने अपना पैर यूं झटका कि समीन वहीं जमीन पर गिर गई। प्लीज मुझे मेरे बाबा के पास भेज दे, मैं नहीं रह सकती यहाँ, मैं मर जाऊंगी, मुझसे नहीं सही जाती ये तकलीफ, मुझे मेरे बाबा के पास भेज दे। वो गिरकर फिर से उठती उनका पांव पकड़ चुकी थी। उन्होंने झटके से उसका बाजू थाम कर उठाया था। समीन ने रोते हुए उनका चेहरा देखा, वो जैसे अब अपने आप में नहीं लग रहे थे। खबरदार, जो कभी मेरे पांव पकड़े, कभी मेरे सामने आई, चली जाओ यहाँ से। इससे पहले के उसके बाजुओं में उनकी उंगलियां घुसी जा रही थी। समीर ने देखा उनकी आंखों की सुर्खी, उसका चेहरा देखता वो चेहरा कभी भी उसके लिए मेहरबान नहीं था, मगर फिर भी उनसे आखिरी बार एक इल्तिजा ले आई थी। मुझे जाने दे इस घर से, मुझे अपने बाबा के पास जाने दे। वो रोती हुई उनके आगे फिर से हाथ जोड़ चुकी थी।
तुम्हारी जिंदगी का फैसला बहुत पहले हो चुका और अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। अब निकलो यहाँ से और कभी मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। उन्होंने उसके बाजुओं को नफरत से झटका देकर छोड़ा था। जमीन गिरते गिरते बची थी। मुड़कर उनका सख्त और स्पॉट चेहरा देखा। आप कभी भी मेरे बाप नहीं हो सकते। मैं आज से अभी से आपसे नफरत करती हूँ। आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मर जाऊंगी तो भी नहीं। आप मेरे बाप है ही नहीं। इस बार उन्होंने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। वो आंखों से आंसू बहाती, रोती हुई बोलती, उनका कड़ा इम्तिहान ले रही थी। वो अल्फाज नहीं थे, अंगारे थे जो उनके दिल की जलन और बढ़ा रहे थे। गेट लॉस्ट। उन्होंने होंठ भींच कर उसे देखा। समीन मुंह पर हाथ रखकर धोते कदमों से उनके कमरे से निकल गई। फाइक साहिब के सीने में दर्द भर गया। वो वहीं चेयर पर जैसे ढह से गए।